अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक समीउल्लाह एक नई वीडियो के साथ। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप लेटर ऑफ़ क्रेडिट पर भी एक वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा चले मैं आज एक लेटर ऑफ़ क्रेडिट पे वीडियो बना देता हूं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो, उसका कॉन्सेप्ट एलसी का जो है वो आपको क्लियर हो जाए। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट समझ आ जाए। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स की टाइप्स की, कि लेटर ऑफ़ क्रेडिट्स कितने किस्म के होते हैं। तो वो भी वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी किस्म के लेटर ऑफ़ क्रेडिट इस्तेमाल होते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एक नॉन फंड बेस क्रेडिट फैसिलिटी होती है जिसमें एक बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे प्रॉमिस करता है कि वो जो एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट करेगा अगर जो सेलर है वो सबमिट कर दे रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले ही डिसाइड हो गए हुए हैं। डेडलाइन से पहले अगर वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा तो जो बैंक है वो एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा अपने कस्टमर के बिहाफ पे। लेटर ऑफ़ क्रेडिट एक किस्म की बैंक गारंटी होती है बैंक की तरफ से, कि वो गारंटी करता है पेमेंट को। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप जिससे चीज़ मंगवा रहे हैं वो लेट्स सपोज चाइना में बैठा हुआ है, तो आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और ट्रस्ट डेफिसिट होता है एक दूसरे पे। जो ट्रस्ट डेफिसिट है ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूल्स के मुताबिक आप लेटर ऑफ़ क्रेडिट ओपन कर सकते हैं। लेटर ऑफ़ क्रेडिट हमेशा इंपोर्टर या जो चीज़ें मंगवा रहा है वो ओपन करेगा। वो अपने बैंक में जाएगा और उसको रिक्वेस्ट करेगा कि लेटर ऑफ़ क्रेडिट ओपन किया जाए। इसको हम एक एग्जांपल के साथ भी समझते हैं। लेट्स सपोज़ कि आपने चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, लाइक कोई कंप्यूटर इक्विपमेंट्स या कोई मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करनी है। फिर आप यहाँ पे बैंक के पास जाएंगे और उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको एक एलसी इशू कर दे। जो बैंक एलसी ओपन करेगा उसको इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक कहते हैं। एलसी ओपन करने के बाद जो इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक है वो एडवाइजिंग बैंक को एलसी सेंड कर देगा। एडवाइजिंग बैंक बेनिफिशरी का बैंक होगा जिससे आपने चीज़ें मंगवानी है, जो चाइना में बैठा हुआ है। उसके बैंक को यहाँ से एलसी के डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे। एडवाइजिंग बैंक एलसी रिसीव करने के बाद उसको चेक करेगा। एलसी की ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। अगर चीज़ें सारी ठीक होंगी तो वो फिर अपने जो एक्सपोर्टर है वहाँ बैठा हुआ जिसने माल आपको भेजना है उसको दे देगा। एडवाइजिंग बैंक जब लेटर ऑफ़ क्रेडिट सेलर को या एक्सपोर्टर को दे देगा जो चाइना में बैठा हुआ है, तो फिर उसका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि वाकई अगर मैं यहाँ से अपनी चीज़ें तैयार करके या मशीनरी वगैरह पाकिस्तान में भेजूँगा, सेलर को फिर यकीन हो जाता है कि मेरी पेमेंट अब हो जाएगी, जो इशूइंग बैंक है वो मुझे पेमेंट कर देगा। जो सेलर है या एक्सपोर्टर है चाइना में बैठा हुआ, वो फिर एलसी के मुताबिक चीज़ें तैयार करेगा। अगर मशीनरी है या जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है ट्रेड का, उसके मुताबिक वो चीज़ें तैयार करेगा और वो शिप कर देगा। जैसे ही वो चीज़ें चाइना से वहाँ शिप करेगा तो उसको बिल ऑफ लेडिंग इशू होगा वहाँ से। जब भी किसी कंट्री से चीज़ें शिप की जाती हैं तो बिल ऑफ लेडिंग वो वहाँ से शिपिंग कंपनीज इशू करती हैं। तो बिल ऑफ लेडिंग लेके वो अपने बैंक के पास चला जाएगा और तमाम शिपिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैंक को जमा करवा देगा। सेलर या तो अपने एडवाइजिंग बैंक के पास जाएगा या नेगोशिएटिंग बैंक के पास जाएगा, या नॉमिनेटेड बैंक अगर हो तो उसके पास जा सकता है। एडवाइजिंग बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक दोनों सेम भी हो सकते हैं। इसमें फिर जो एक्सपोर्टर है वहाँ पे उसके पास ऑप्शन होती है कि अगर वो नेगोशिएट करवाना चाहे, अगर उसने वहाँ पे बैंक के साथ उसके अरेंजमेंट्स हैं और वो इस एलसी को नेगोशिएट करवाना चाहता है, यानी कि वो पहले ही पेमेंट लेना चाह रहा है, अभी ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक से पेमेंट उसको रिसीव नहीं हुई, वो नेगोशिएट करवा के एलसी को पेमेंट पहले भी ले सकता है। नेगोशिएटिंग बैंक या एडवाइजिंग बैंक जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक कर लेगा कि वो एज़ पर एलसी की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक हैं, उसमें कोई गलती तो नहीं। डॉक्यूमेंट कंप्लीट चेक करने के बाद जो एडवाइजिंग बैंक है या अगर नेगोशिएटिंग बैंक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इशूइंग बैंक जो पाकिस्तान में है या
ओपनिंग जिसने एलसी ओपन की है उसके पास वो सेंड कर देगा। ओपनिंग बैंक अपनी तसल्ली करने के बाद एलसी के डॉक्यूमेंट्स अपने एप्लीकेंट को देगा और पेमेंट डिमांड करेगा। यानी कि जो यहाँ से इंपोर्टर है उसको कहा जाएगा कि ये इसकी टर्म्स के मुताबिक आप पेमेंट अरेंज कर दें। एप्लीकेंट पेमेंट ओपनिंग बैंक को फिर जमा करवा देगा और ओपनिंग बैंक फिर निगोशिएटिंग बैंक या एडवाइजिंग बैंक को वो पेमेंट ट्रांसमिट कर देगा। इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जो सेलर है उसको वो पेमेंट मिल जाएगी। मीनवाइल जो इंपोर्टर है उसको गुड्स भी डिलीवर हो जाएंगी और इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। एक दफ़ा इसको फिर रिपीट कर लें कि सबसे पहले एक जो इंपोर्टर है वो रिक्वेस्ट करेगा अपने इशूइंग बैंक को एलसी ओपन करने के लिए। एलसी फिर जाएगी एडवाइजिंग बैंक को दूसरी कंट्री में। एडवाइजिंग बैंक फिर वो एलसी देगा सेलर को, वो उसके मुताबिक चीज़ें तैयार करके शिप कर देगा। मीनवाइल फिर डॉक्यूमेंट्स जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने बैंक में जमा करवा देगा। वो एडवाइजिंग बैंक में भी जमा करवा सकता है या निगोशिएटिंग बैंक, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं और दोनों सेम भी हो सकते हैं। निगोशिएटिंग बैंक वो बैंक होगा जो कि पेमेंट दे देगा सेलर को उसी वक्त। हालांकि अभी गुड्स वहाँ पे डिलीवर नहीं हुई, सिर्फ डॉक्यूमेंट की बेस पर ही पेमेंट हो जाएगी। इस सारी ट्रांजैक्शन में एक और स्टेप भी इन्वॉल्व हो सकता है, वो इस तरीके से कि अगर एडवाइजिंग बैंक जो चाइना में है वो ख्याल करता है कि जिसने एलसी इशू की है वो कोई छोटा बैंक है या उस बैंक की क्रेडिट रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो वो फिर डिमांड करेगा एक गारंटी की कि आप एक बड़े बैंक से गारंटी लें। वो कंफर्मिंग बैंक कहलाता है कि जो कंफर्म करेगा इस एलसी को कि अगर ये वाला बैंक पे नहीं करेगा पेमेंट तो मैं इसके बिहाफ पे पेमेंट पे कर दूंगा। तो इस तरीके से वो कंफर्मिंग बैंक भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, जो कि लायबल होता है पेमेंट करने का इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ इशूइंग बैंक। अगर जिसने एलसी इशू की है वो पेमेंट नहीं करेगा तो उसके बिहाफ पे जो कंफर्मिंग बैंक है वो पेमेंट कर देगा एडवाइजिंग बैंक को। इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आपने मुकम्मल समझ लिया कि लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे काम करता है। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट के इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं। इशूइंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट किसी न किसी कोलेटरल के अगेंस्ट ही इशू करेगा कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा रहा है वो चाहे डिपॉजिट की सूरत में हो या उसने क्रेडिट की लाइन ली हो प्रॉपर्टी की सूरत में दे के, तो उसके पास कोलेटरल मौजूद होगा तो वो इशूइंग बैंक एलसी ओपन करेगा। फिर एलसी ओपन करने के कुछ ना कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे इंपोर्टर को। वो डिपेंड करता है कि किस किस्म की वो किस टाइप की एलसी ओपन करवा रहा है। तो आप टाइप्स के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं सारी जो टाइप्स हैं एलसी की वो डिस्कस करूँगा। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो बेसिक जो इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्सेप्ट हैं उसकी बेस पे तैयार की जाती है। ये गाइडलाइंस इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है, उसी की बेस पे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है। करेक्टनेस ऑफ एलसी जो है वो बहुत अहम फीचर है किसी भी लेटर ऑफ क्रेडिट का। करेक्टनेस से मुराद ये है कि उसमें नेम ऑफ सेलर, नेम ऑफ बायर, डेट, प्रोडक्ट का नाम, ये सब कुछ ठीक लिखा हो और उसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। अगर एलसी में स्लाइटली मिस्टेक होगी, कोई भी अगर स्पेलिंग की भी मिस्टेक होगी तो वो एलसी पे अगेंस्ट पेमेंट फिर आपको नहीं रिसीव होगी। उस एलसी को डिस्क्रिपेंट कर दिया जाता है। बैंक जब चेक करेगा, मिसाल के तौर पर अगर आपकी कंपनी के नाम में कोई मिस्टेक है, ए की जगह ई लिख दिया है, तब भी ये पेमेंट रुक जाएगी। इसलिए इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो करेक्ट हो, प्रिसाइज हो। शिपमेंट की जो भी डेट लिखी हुई है उस डेट पे गुड्स शिप हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ एलसी एक्सपायर हो जाएगी। क्योंकि जितनी भी पार्टीज़ हैं इसमें बैंक, सेलर, बायर वो डॉक्यूमेंट्स में डील कर रहे हैं, गुड्स में डील नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक होगी तो पेमेंट जो है वो रुक जाएगी। गुड्स या सर्विसेज में कोई अगर डिफेक्ट होता है तो उससे पेमेंट पे असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की बेस पे पेमेंट आपको हो जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो पेमेंट आपको हो जाएगी। गुड्स एंड सर्विसेज में कोई इशू है तो उस वजह से पेमेंट नहीं रुकेगी। गुड्स में या सर्विसेज में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो जो बायर और सेलर हैं वो उसको रिजॉल्व करेंगे, बैंक उसको रिजॉल्व नहीं कर सकता। ये पार्टीज़ का आपस का मामला होता है।
बैंक डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर हैं तो पेमेंट कर देगा। इसलिए एज ए बायर और एज ए सेलर आपको चेक करना चाहिए कि जो एलसी में डिटेल्स हैं वो ठीक हैं, करेक्ट हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, प्रोडक्ट का नाम ठीक लिखा हुआ है और डेट जो है वो सही मेंशन है। तो ये आप सेलर और बायर दोनों की जिम्मेदारी है कि वो उसको पहले ही चेक कर लें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। अब हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि एलसी के एडवांटेज क्या हैं। सबसे पहले सेलर को देखते हैं कि सेलर को एलसी ओपन करवाने का क्या एडवांटेज है। सेलर को प्रोटेक्शन मिल जाती है पेमेंट की कि उसको बैंक इन्वॉल्व जब हो जाते हैं तो उसको ये प्रोटेक्शन मिल जाती है कि अब पेमेंट मुझे मिल जाएगी। अगर बायर पेमेंट नहीं भी करता तो बैंक उसको पेमेंट कर देगा। सेलर का जो प्रोडक्शन रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है इस वजह से कि उसको पता होता है कि अब मैंने जो प्रोडक्ट तैयार करनी है उसमें वो कोई तब्दीली नहीं कर सकता, उसमें कोई उस ऑर्डर को वो कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि एलसी ओपन हो गई हुई है। तो इसलिए प्रोडक्शन का जो रिस्क होता है सेलर का वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है क्योंकि बायर उसको कैंसिल नहीं कर सकता। अब बायर के हवाले से देख लेते हैं कि बायर को क्या एडवांटेज है। सबसे पहले तो ये एडवांटेज हो जाएगा कि उसको पता होगा कि गुड्स मुझे अब रिसीव होंगी। उसको ये श्योरिटी हो जाती है, सर्टेनिटी हो जाती है कि अब जो है सेलर जो है वो मुझे गुड्स शिप ज़रूर करेगा, गुड्स मुझे ज़रूर डिलीवर करेगा। दूसरे नंबर पे बायर की सॉल्वेंसी भी इसमें शो हो जाती है कि वो बैंक उस पर ट्रस्ट करता है और उसको एलसी ओपन कर देता है और बायर को पहले पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एलसी की बुनियाद पे ही उसका काम शुरू हो जाता है। इस तरीके से जो बायर है उसका बर्डन कम हो जाता है क्योंकि ट्रस्ट करता है बैंक उस पर और उसको इनिशियल पेमेंट नहीं करनी पड़ती, तो इस हवाले से उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट के हवाले से तमाम स्टेप्स और फीचर्स आपको डिस्कस कर दी हैं, इसके एडवांटेजेस भी बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टाइप्स देखेंगे कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।